गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आप लोग को एक एड्रेस करूँगा कि वीडियो लेक्चर नंबर 7 में एक गड़बड़ थी, मैंने एक चीज़ गड़बड़ बता दी थी, ठीक है, तो उसको आप करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो नंबर 7 में मैंने सेक्शन 172 के अंदर 3 मंथ के बाद 1 मंथ बताया था, ठीक है। मतलब कि बेसिकली 172 ये डील करता था 3 मंथ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और 3 मंथ के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो आप फर्दर नोटिस दे सकते हैं तहसीलदार को कि वो कुछ दे, मतलब आंसर दे, आपकी कुछ क्वेरी का आंसर दे। और अगर वो 1 महीने तक अगर आंसर नहीं देता है तो ये मान लिया जाए कि वो आपकी क्वेरी को एक्सेप्ट कर लिया है। तो जो मैंने 1 मंथ बताया था असल में वो 1 मंथ नहीं, वो 6 मंथ है। तो मैंने जिसको 3+1 बताया था वो 3+6 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेरी का जो हल है वो आकाश ने बताया, ठीक है। आप लोग भी ऐसे वीडियो लेक्चर्स पे देखते रहिए, कुछ कुछ चीज़ें क्या होती है, कुछ कुछ बैरेक्स पे गलत छप जाती है। तो जैसे मेरे बैरेक पे कुछ गलत छप गई, तो अगर आप लोग के बैरेक में कुछ और है तो उसको मेरे से चेक करवा पूछ लीजिए कि कौन सी सही है। अगर आप लोग की सही होगी तो आप लोग की सही होगी और बाकी बच्चों को भी उससे लाभ मिलेगा, ठीक है। एग्जाम के बाद आप लेके आओगे तो इससे क्या होगा, बाकी बच्चों को उस चीज़ का फ़ायदा नहीं हो पाएगा। आप अभी अभी वीडियो देखते रहिए, चेक करते रहिए, कुछ गड़बड़ होगा तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है। गलत है तो गलत है, तो उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट भी कर लूँगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को करिए। इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मैं आप लोग के प्रति इंकरेज करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ करें। बताइए कि कुछ गड़बड़ है तो बताइए, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो IT लॉ का होगा, ठीक है। IT लॉ में बहुत सारे टॉपिक बच गए थे, बहुत सारे तो नहीं कह सकते, 2-3 टॉपिक बच गए थे। जैसे कि साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल हो गया, कुछ ऑफेंसेस बदल गए थे, तो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का नाम बदल के अब अपीलेट ट्रिब्यूनल कर दिया गया है। ये जो डील करता है चैप्टर 10 में डील करता है द अपीलेट ट्रिब्यूनल के नाम से, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो कंबाइंडली पूछा जाता है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बताइए क्या होता है, ठीक है। ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है फाइनेंस अमेंडमेंट, फाइनेंस बिल मतलब फाइनेंस एक्ट 2017 से काफ़ी अमेंडेड है। और जो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की पूरी पावर है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है ट्राई की अपीलेट बॉडी को। मतलब ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो बॉडी है, एडजुडिकेटरी बॉडी है, उसको पूरी पावर शिफ्ट कर दी गई। ऐसे करने के पीछे कारण यह था कि ट्राई इंटरनेट से रिलेटेड मामले देख ही रहा है और ये भी इंटरनेट से रिलेटेड मामले देख रहा है, तो क्यों एक जैसी 2 बॉडीज़ हो, क्योंकि सरकार का एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, IT के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो सब वहीं पे दे दी ट्राई के अंदर, क्योंकि बेसिकली ट्राई का जो मामला है वो इंटरनेट को भी वो गॉन करते हैं और इस एक्ट में भी इंटरनेट से रिलेटेड ही क्राइम हो रहे हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड क्राइम हो रहे हैं। तो सारी की सारी पावर, इस एक्ट की पावर ट्राई की अपीलेट अथॉरिटी पे शिफ्ट कर दी गई है, ठीक है। अब अपन सेक्शन वाइज देखते हैं। पहला सेक्शन है जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करता है, और अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो मैंने बताया था कि पूरी की पूरी जो पावर है वो शिफ्ट कर गई है कहाँ पे, ट्राई की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास शिफ्ट कर गई, उसके अपीलेट बॉडी के पास। अगर कोई भी मैटर अगर पेंडिंग भी है तो पेंडिंग मामला भी वहीं पे चले जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अपन देखते हैं सेक्शन 49। सेक्शन 49 जो है वो रिपील कर दिया गया है। सेक्शन 49, 50, 51, 52, 52A, B, C तक रिपील कर दिया गया है, ठीक है। अब अपने बैरक पे भी लिख लीजिए, अगर आप लोग के बैरक में रिपील नहीं है तो सेक्शन 49 से लेकर 52C तक रिपील्ड हो चुका है। उसके बाद आता है 52D, जो ये बात करता है कि जितनी भी बेंच होगी, मतलब इस जो डिसीजंस होंगे वो मेजॉरिटी से लिए जाएंगे, ना कि यूनानिमस। यूनानिमस डिसीजन क्या होता है, सपोज कर लीजिए 2 जज है तो दोनों उस चीज़ को एग्री करते हो, इसको अपन यूनानिमस बोलते हैं। मेजॉरिटी का मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग एग्री कर रहे हैं, जैसे सपोज कर लीजिए 3 जज है, 3 में से 2 एक पर्टिकुलर मैटर पे एग्री कर रहे हो और एक डिसएग्री कर रहा है, तो यहाँ पे जजमेंट लिया जा सकता है। यूनानिमस में क्या होगा, तीनों को सेम पॉइंट पे आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे, डिसीजन बाय मेजॉरिटी लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 53 जो है वो रिपील कर दिया गया है, 54 है वो रिपील कर दिया गया है, 55 है वो पढ़ना है। 55 क्या कहता है, ऑर्डर कंसिस्टेड टू बी फाइनल नॉट टू बी इनवैलिडेट इट्स प्रोसीडिंग, ठीक है। 55 ये कहता है, सपोज कर लीजिए कोई भी अगर ऑर्डर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर निकाला है किस चीज़ को रिलेटेड, कि पर्टिकुलर पर्सन चेयरपर्सन होगा उस अपीलेट ट्रिब्यूनल का, ठीक है। कोई भी पर्सन चेयरमैन होगा उस अपीलेट ट्रिब्यूनल का, इस ऑर्डर को आप कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सट्रीम पावर है और कोई भी ऐसे अपॉइंटमेंट को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगला जो है 56 है वो रिपील कर दिया गया है। 57 जो है, ठीक है,
सेक्शन 57 जो है उसमें 1-2 नंबर का क्वेश्चन छुपा हुआ है। अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपील मतलब कि कब, ये चीज़ पहली बार बताई जा रही है कि कब कोई मैटर साइबर, ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास कब कोई मैटर जा सकता है। ठीक है, मैटर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन, इस एक्ट के अंदर कोई भी अगर कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, ठीक है, तब नहीं जाएगा। अपील खाली 2 पर्सन से जा सकती है, या तो कंट्रोलर के कोई ऑर्डर से या फिर कोई ऑर्डर सर्टिफाइंग अथॉरिटी के ऑर्डर से, मतलब 2 लोगों के ऑर्डर के खिलाफ ही आप अपील कर सकते हो। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किन किन के ऑर्डर के खिलाफ आप अपील कर सकते हो। तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, किन किन के पर्सन के ऑर्डर के खिलाफ आप अपीलेट ट्रिब्यूनल जा सकते हो। तो 2 लोग हैं, एक आपका हो गया कंट्रोलर और दूसरा जो पर्सन है वो है आपका और सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ठीक है, इन दोनों के ऑर्डर्स पे आप जा सकते हो। दूसरा 2 नंबर का क्वेश्चन ये हो सकता है कि कितने दिनों में आप अपील कर सकते हो। तो 45 डेज़ के अंदर आप अपील कर सकते हो। ठीक है, अब आपने अपील कर दी है, कोई भी अपील जो होनी चाहिए दोनों पार्टीज के कंसेंट के साथ अपील कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक पार्टी ने अपील कर दी दूसरी पार्टी देखते रह गई, जब तक दोनों पार्टीज एग्री ना करे आप अपील नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जिस्ट है, या फिर कह सकते हो ये एक ग्लिच है कि एक टेक्निकल पॉइंट है कि जब तक दोनों पार्टी एग्री नहीं करेंगी आप अपील नहीं कर सकते। ठीक है, अगला पॉइंट ये है, सपोज कर लीजिए कि दोनों पार्टी सब 45 डेज़ के बाद अगर अपील करते हैं तो क्या प्रोसीजर होगा। तो अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल को लगता है कि ठीक है यार, कोई नेचुरल रीज़न होगा, जिससे कुछ रीजनेबल आपका सही रीज़न होगा या नेचुरल रीज़न होगा इसीलिए, तो 45 डेज़ के बाद भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। जब मैटर आ गया, एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या करेगी, दोनों पार्टी को सुनेगी, उसके बाद ये जजमेंट देगी। तो ऑडियो अल्टरम पल्टरम के जो जजमेंट, ऑडियो अल्टरम पल्टरम का जो रूल है दोनों पार्टी को सुनने का, वो फुलफिल किया जा रहा है। उसके बाद क्या करेगी, जो भी ऑर्डर वो पास करेगी उसकी कॉपी किसके पास भेज देगी। अगर ऑर्डर कंट्रोलर ने पास किया था प्रीवियस ऑर्डर, तो कंट्रोलर के पास भेज देगी, और अगर ऑर्डर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने पास किया था तो ऑर्डर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास भेज देगी। जितनी जल्दी हो सके ये मैटर को डील खत्म कर लेना चाहिए। अपीलेट ट्रिब्यूनल एज सून एज पॉसिबल इस मैटर को खत्म करने की कोशिश करेगी, मतलब डील करने की, जजमेंट देने की कोशिश करेगी। और वो हाईएस्ट कितने समय तक अपने पास जजमेंट रख सकती है, मतलब 6 महीने तक का ही ट्रायल वो कर सकती है। जजमेंट आने से पहले उसका 6 महीने का टाइम है। तो ये 2 नंबर का एक और क्वेश्चन होगा कि एडजुडिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल कितने दिन में जजमेंट देने के लिए बाध्य है। तो वो 6 मंथ्स के जजमेंट देने के लिए बाध्य है। अब अगली चीज़ देख लेते हैं जो बात करते हैं प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्लियरली एक चीज़ लिखी गई है सेक्शन 58 में कि अपीलेट ट्रिब्यूनल को सीपीसी के प्रोसीजर से बाध्य नहीं होगा। उसको सीपीसी के कोई भी प्रोसीजर मानने में ऐसा नहीं है कि आप उसको बाहर कर, मतलब कि कोई भी प्रोसीजर उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। वो सीपीसी का कोई भी प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके ऊपर खाली नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल एप्लीकेबल होंगे। नेचुरल जस्टिस के 3 ही प्रिंसिपल है, ऑडियो अल्टरम पल्टरम जिसका मतलब होता है हियर द बोथ पार्टीज, दूसरा नेमो जुडिक्स जिसका मतलब हो सकता है कि हियर नो वन कैन बी जज ऑफ हिज ओन केस, और तीसरा रीजन्ड ऑर्डर। तो ये 3 ही प्रिंसिपल फॉलो करने की ज़रूरत है। हाउएवर जब भी वो मैटर देख रही होगी उसके पास सिविल कोर्ट की कुछ पावर होगी, जैसे समन की पावर हो सकती है, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन करने की, ठीक है, एविडेंस लेने की, कमीशन इशू करने की, रिव्यू डिसीजन करने की, ठीक है, डिसमिसिंग एनी एप्लीकेशन ऑन डिफ़ॉल्ट, या फिर एक्स पार्टी देने की, या एनी अदर प्रोसीजर। ठीक है, और लास्टली ये कहा गया कि जितनी भी प्रोसीडिंग अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने होगी वो सब जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएगी आईपीसी के अंदर। और आईपीसी के अंदर जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है, जिनमें सबूत आप लेते हो ऑन ओथ, उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं आईपीसी में। ठीक है, अब हम जाते हैं सेक्शन 59 पे। सेक्शन 59 बात करता है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने आप खुद भी हाजिर हो सकते हो या फिर आप अपने किसी वकील को लेके भी हाजिर हो सकते हो। अगली चीज़ है लिमिटेशन। तो ये कहा गया है कि लिमिटेशन एक्ट, सेक्शन 60 में लिखा हुआ है लिमिटेशन एक्ट के जितनी भी प्रोविजंस है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपील से रिलेटेड। 61 कहता है सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिसडिक्शन। जिस भी मैटर पे अपीलेट ट्रिब्यूनल का जुरिसडिक्शन होगा उस चीज़ में सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं होगा। मतलब कि क्लियरली एक्सप्रेस न्यू जुरिसडिक्शन क्रिएट किया जा रहा है किसके ऊपर, अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर, कि अगर कोई मैटर वो डील कर रहा है तो उसके अलावा सिविल कोर्ट डील नहीं करेगा। ऐसा इसलिए दिया गया है कि सपोज एक पार्टी है एक्स और वाई, एक्स चले गए अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास और वाई चले गए सिविल कोर्ट के पास, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुरिसडिक्शन हो जाएगा। तो इसको खत्म करने के लिए कहा गया है कि सिविल कोर्ट के पास कोई जुरिसडिक्शन हो जाएगा। दूसरा रीज़न ये है कि सिविल कोर्ट के पास वित्ता एक्सपर्टीज़ नहीं रहता कि वो एक इंटरनेट से रिलेटेड मैटर को देख ले, तो इसलिए उनके पास कोई जुरिसडिक्शन नहीं है।
अगली चीज़ है अपील टू हाई कोर्ट। अपील टू हाई कोर्ट एक और क्वेश्चन है जिससे 2 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। तो जब भी किसी भी अपीलेट ट्रिब्यूनल को ऑर्डर आता है जिससे कोई पार्टी एग्रीव्ड होती है, तो विद इन 60 डेज वो हाई कोर्ट, उस स्टेट के हाई कोर्ट पे जाके अपील कर सकती है, ठीक है। और हाई कोर्ट चाहे तो 60 दिन के बाद भी अपील किया जा सकता है, इन केस रीजन जो कॉज होगा, डिले का जो कॉज होगा वो रीजनेबल होगा, जस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 63। सेक्शन 63 बात करता है कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। कंपाउंड का मतलब दो चीज़ों को एक साथ क्लब कर देना। सपोज कोई एक पर्सन है जिसने 66A भी लगाया हुआ है, 66B भी लगाया हुआ है, तो कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन का मतलब है कि दोनों ऑफेंस को एक ही ट्रायल में करना। इससे क्या होगा, दो अलग अलग जजमेंट नहीं, मतलब दो अलग अलग प्रोसीडिंग नहीं होगी, एक ही प्रोसीडिंग में आप दोनों मैटर को डील कर लोगे। इससे कोर्ट का भी समय बचेगा और जो अपने देश में पेंडिंग केसेस की संख्या है वो भी कम होगी, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें दी गई है कि कभी भी ऐसी चीज़ को आप कंपाउंड नहीं कर सकते जिसमें पेनल्टी इंक्रीज हो जाए। जैसे एक जज है, अपन ने देखा था इससे पहले एडजुडिकेटिंग ऑफिसर था सेक्शन 46 में, वहाँ पे 5 करोड़ तक के मैटर वो डील कर सकता था। आप इतना ज़्यादा कंपाउंड नहीं कर सकते कि वो 5 करोड़ से मैटर निकल जाए। आपको अपनी पेक्यूनियर लिमिट या फिर आपकी जो भी कोई लिमिट है उसके, आपको अपने लिमिट के अंदर ही आप कंपाउंड कर सकते हो, ठीक है। अब सब क्लॉज 2 ये बोलता है कि कोई भी सिमिलर कॉन्ट्रावेंशन आप तब तक कंपाउंड नहीं कर सकते। एक मिनट, सब क्लॉज 2 एक टेक्निकल क्लॉज है, थोड़ा सा डिफिकल्ट। इसमें ये कहा गया है कि एक पर्सन ने एक क्राइम किया इस एक्ट के अंदर और विद इन 3 ईयर्स उसने सेम ऑफेंस एक और बार किया, तो ये दोनों चीज़ कंपाउंड नहीं होगी, ठीक है। और 3 साल के बाद जो ऑफेंस होगा उसको फर्स्ट कन्विक्शन माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि एक आदमी ने अगर एक ऑफेंस किया है और उसके विद इन उसने 3 ईयर्स एक और बार सेम ऑफेंस कर दिया है, तो ये चीज़ कंपाउंड नहीं होगी। कंपाउंड क्या होगी, दो अलग अलग डिफरेंट जो क्या कह सकते हैं आप, कॉन्ट्राडिक्शंस है। मतलब आपने एक एक्ट के सेक्शन 66A एक बार करा, 66B दूसरी बार करा, ये कंपाउंड हो सकते हैं। 66A अगर आप 2 बार कर रहे हो, ठीक है, वो भी कब, 3 ईयर्स के अंदर, तो ये चीज़ें कंपाउंड नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद अगर एक बार कोई चीज़ कंपाउंड कर दी गई है, तो जिस चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने एक 66A करा, एक 66B करा, तो इसका यह मतलब नहीं है कि एक और सब्सिक्वेंट ट्रायल हो 66B के लिए, 66A के लिए, ये सब नहीं है। अगर एक बार कंपाउंड हो गया तो दोनों ही चीज़ के लिए आप फर्दर ट्रायल्स नहीं होंगे। तो ये एक छूट की तरह काम, और क्योंकि ये एक प्रिंसिपल बेस्ड है, डबल जो पार्टी, एक ही आदमी को एक ही चीज़ के लिए 2 बार सजा आप नहीं दे सकते। लास्ट सेक्शन जो है वो है रिकवरी ऑफ पेनल्टी और कंपनसेशन, कि रिकवरी कैसे की जाएगी। तो इसकी रिकवरी लैंड एरियर के रूप में की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट सिग्नेचर को जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। सॉरी, जब्त नहीं कर लिया जाएगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक आप पेनल्टी पे नहीं करते, ठीक है। तो ये जो है CAT, या अब ये CAT से AT बन गया, अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इससे 2 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने 2 नंबर के भी क्वेश्चन बताए हैं। कल अपन ऑफेंसेस देखेंगे बच्चों के, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से देखिए, ठीक है। कोई डाउट आए आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। कुछ गलती लगे वीडियो में, कुछ सेक्शन बोलने के अंदर, कोई आप कह सकते हो महीने बताने में कुछ गड़बड़ हो गई है, आप लोगों को पक्का बताइए। मैं अगले वीडियो में जैसे आज मैंने सही किया वैसे ही कर लूँगा, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट हो तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म।